अस्सलामुअलैकुम। तो वेलकम है आप लोगों का इमरात चैनल में। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं इंडस शील्ड एयर वॉरफेयर एक्सरसाइजेस के हवाले से, जो कि 8 अक्टूबर से पाकिस्तान, तुर्किया और सऊदी अरेबिया के दरमियान शुरू हो चुकी हैं। इन एक्सरसाइजेज में पाकिस्तान की तरफ से काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज़ भी दिखाए गए हैं और दूसरी तरफ ये एक्सरसाइजेज बहुत से प्रोपेगेंडा को भी खाक में मिलाती हैं। इनकी बात करें, सबसे पहले तो देखा जा सकता है कि यहाँ पहली दफ़ा तारीख में JF-17 थंडर ब्लॉक 3 एक इंटरनेशनल लेवल की एयर वॉरफेयर एक्सरसाइज में हिस्सा ले रहा है। इससे पहले चांसेस ये थे कि मिस्र में होने वाली एक्स ब्राइट स्टार एक्सरसाइज में JF-17 ब्लॉक 3 जाएंगे या उसके अलावा चाइना के साथ होने वाली शाहीन 10 एयर वॉरफेयर एक्सरसाइजेज का हिस्सा होंगे, बट उनमें JF-17 ब्लॉक 2 गए थे। JF-17 थंडर ब्लॉक 3 मार्च 2023 में पाकिस्तान एयरफोर्स का हिस्सा बने थे, यानी कि इनकी इंडक्शन मार्च 2023 में हुई थी और उसके बाद इनको बाकायदा नंबर 16 स्क्वाड्रन का हिस्सा बना दिया गया। और अब बाकायदा जब इनको ऑपरेशनलाइज कर दिया गया है और पाकिस्तान एयरफोर्स इसकी तमाम किस्म की चेक्स एंड प्रोसीजर्स को कंप्लीट कर चुकी है, तो अब ये एक इंटरनेशनल लेवल की एयर वॉरफेयर एक्सरसाइज का हिस्सा बन रहे हैं पहली दफ़ा। और ये एक्सरसाइज तुर्किया, सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के दरमियान हो रही हैं। और उससे भी बड़ी चीज़ ये है कि ना सिर्फ तुर्किया, पाकिस्तान और सऊदी अरब, बल्कि यहाँ पर टेक्टिकल ऑब्जर्वर्स भी मौजूद होंगे। कतर, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, इजिप्ट यानी कि मिस्र, ओमान, बहरीन, अज़रबैजान, इंडोनेशिया, मराकश, उज़्बेकिस्तान, चाइना और हंगरी के, यानी कि इनके टेक्टिकल ऑब्जर्वर्स भी होंगे जो कि इस तमाम एयर वॉरफेयर एक्सरसाइज के तमाम प्रोसीजर्स को देखेंगे, तमाम फाइटर जेट्स के प्रोज एंड कॉन्स को देखेंगे। और यहाँ चूँकि JF-17 ब्लॉक 3 भी हिस्सा ले रहे हैं, तो जो मिडल ईस्ट की कंट्रीज़ हैं और ख़ास तौर पर जो अज़रबैजान है और हंगरी जैसी कंट्रीज़, उनके लिए चाइना के पास ये बेहतर मौका हो सकता है, चाइना पाकिस्तान के पास, कि JF-17 थंडर को उनके लिए पिच किया जाए और वो खुद अपनी आंखों से इस एयरक्राफ्ट की कारकर्दगी को देख सकें। और यहाँ इसका होना इस वजह से भी अहम है कि इसके ट्रू पोटेंशियल का पता लगे कि एक लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट F-15 जैसे ट्विन इंजन हैवी वेट एयरक्राफ्ट और F-16 और J-10C जैसे हैवी वेट सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट के मुकाबले में किस कदर और या किस हद तक बेहतर परफॉर्म कर सकता है और क्या इसके प्रोज एंड कॉन्स होंगे। ये एक्सरसाइज इस वजह से भी काफ़ी ज़्यादा अहम है क्योंकि सऊदी अरब और तुर्किया एक ही प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे एक्सरसाइज कर रहे हैं, जो कि इनके ताल्लुकात को बेहतर करने के लिए काफ़ी ज़्यादा अहम है। इससे पहले अगर आज से हम 5 से 6 साल पहले चले जाएं तो तुर्किया और सऊदी अरेबिया के ताल्लुकात बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते थे, लेकिन पिछले 2 से 3 सालों में बहुत अच्छी डेवलपमेंट हुई है और उनमें ये एक्सरसाइज भी काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित होगी ताकि दोनों कंट्रीज़ आपस में करीब हों और इनमें ज़्यादा बेहतर तौर पर डिफेंस से रिलेटेड ताल्लुकात हों। और बाकी तमाम बातें एक साइड पर रखें। इन इंडस शील्ड एयर वॉरफेयर एक्सरसाइजेज में पाकिस्तानी पायलट हसन सदीकी भी शामिल हैं, यानी कि वो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और पाकिस्तानी पायलट हसन सदीकी कौन है? मेरा ख्याल है कि बस उनका नाम ही काफ़ी है, उनके बारे में हमें मज़ीद बात करने की ज़रूरत नहीं है, उनका बस नाम ही मुखालफिन के लिए काफ़ी है। यहाँ हम दोबारा बात करते हैं JF-17 थंडर ब्लॉक 3 की। तो इस एयरक्राफ्ट का 9वां यूनिट, यानी कि जो 9वां JF-17 थंडर बना, इसका अगर आप टेल नंबर देखें 22-309, तो ये 9वां एयरक्राफ्ट JF-17 थंडर का यहाँ देखा जा सकता है। और यहाँ पाइलोन एयर टू एयर मिसाइल्स के लगे हुए हैं। और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो यहाँ मुझे ट्विन इजेक्टर रैक्स नज़र आ रहे हैं, यानी कि जिन्हें हम ड्यूल इजेक्टर रैक्स कहते हैं। लेकिन चूंकि ये एक साइड से इसकी तस्वीर है, साइड वे तस्वीर है, इस वजह से कुछ कहा नहीं जा सकता। बहरहाल ये मेरा एक ज़ाती इस पर अजम्पशन है। उसके बाद यहाँ J-10C एयरक्राफ्ट को देखा जा सकता है जो कि ग्रे कैमोफ्लाज में है। और इससे पहले अगर आपको याद हो तो मैंने कहा कि ये बहुत से प्रोपेगेंडा को भी बस्ट करता है। वो इस हवाले से प्रोपेगेंडा को बस्ट इस तरीके से करता है बिकॉज आज से 3 से 4 माह पहले लगातार इंडियन साइड से मुख्तलिफ मीडिया चैनल्स के थ्रू, मुख्तलिफ मीडिया आउटलेट्स के थ्रू यही खबरें आ रही थी कि JF-17 थंडर ब्लॉक 3 के तमाम ऑर्डर कैंसिल हो चुके हैं और इस एयरक्राफ्ट को बाकायदा इस प्रोजेक्ट को ही कैंसिल कर दिया गया है। तो मेरे ख्याल से वो तमाम का तमाम प्रोपेगेंडा तब ही बस्ट हो गया था जब इसकी इंडक्शन हुई, लेकिन इंडक्शन सेरेमनी चूँकि ऐसा हुई नहीं थी, तो उसके बाद मुख्तलिफ JF-17 थंडर की तस्वीर और सोर्सेज की तरफ से मंजर आम पर आती रही हैं। और अब इसका पहली अपनी इंटरनेशनल एयर वॉरफेयर एक्सरसाइज में हिस्सा लेना उस तमाम इंडियन नैरेटिव को ख़त्म करता है, या मैं यूँ कहूँ उस तमाम इंडियन नैरेटिव को ध्वस्त कर देता है। हिंदी लैंग्वेज में ध्वस्त कहते हैं वैसे। बहरहाल यहाँ अगर एक चीज़ और गौर की जाए तो तुर्किया के जो F-16 है उनमें कोई भी एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैंड अरे रडार नहीं है, तो उनका JF-17 ब्लॉक 3 और J-10C के साथ एक्सरसाइज करना उनकी एयरफोर्स के लिए बहुत ज़्यादा अहम होगा और वो इससे बहुत कुछ सीख सकेंगे। क्योंकि तुर्किया का जो दुश्मन है ग्रीस, उसके पास राफेल भी हैं और F-16 ब्लॉक 70 भी हैं, यानी कि
तुर्किया का दुश्मन अपनी एयर पावर में तुर्किया को हर लिहाज से आउट नंबर कर सकता है, आउट फ्लैंक कर सकता है। तो उसके लिए पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट एक फ्रेंडली ऑप्शन है जिनके खिलाफ तुर्किया के F-16 प्रैक्टिस कर सकते हैं, मुख्तलिफ टैक्टिक्स को डेवलप कर सकते हैं कि एक एडवांस 4.5 जनरेशन के एयरक्राफ्ट के मुकाबले में किस तरह हम सर्वाइव कर सकते हैं या किस तरह उन्हें टैकल किया जा सकता है। मैं यहाँ बताता चलूँ कि JF-17 ब्लॉक 3 KLJ-7 एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे रडार के साथ इक्विप है जो कि 170 से 200 किलोमीटर की रेंज प्रोवाइड करता है। बहरहाल मैं यहाँ में एक चीज़ वाजे कर दूँ कि जो रडार की रेंजेस होती हैं ये फिक्स नहीं होती, ये मुख्तलिफ हालात या मुख्तलिफ कंडीशन में कम या ज़्यादा हो सकती हैं। सो एवरेज रेंज इसकी 170 किलोमीटर कही जाती है। J-10C एयरक्राफ्ट को देखा जाए F-16 ब्लॉक 70 से बड़ी नोज कोन रखता है, यानी कि एक बड़े एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे रडार को हाउस करता है। सो इस हवाले से कुछ अजम्पशंस ये हैं कि इसकी रेंज F-16 के रडार से काफ़ी ज़्यादा हो सकती है या उससे बेहतर हो सकती है। इस इंडस शील्ड 2023 एक्सरसाइज के तमाम एनालिसिस के बाद मैं थोड़ी सी क्लैरिफाई बात करना चाहता हूँ। पिछली वीडियो में मैंने बात की थी हमास की और TTP की। मैंने बुनियादी तौर पर बात यह की थी कि जिस तरह हमास ने अचानक हमला किया इजराइल पर और इजरायली फोर्सेस नाकाम हुई, सेम इसी तरह TTP ने पाकिस्तान पर हमला किया था लेकिन पाकिस्तान ने उस हमले को टैकल कर लिया था। मैंने इसमें हमास और TTP का कोई कंपैरिजन नहीं किया क्योंकि हमास के ऑब्जेक्टिव्स बिल्कुल डिफरेंट है लेकिन TTP के ऑब्जेक्टिव्स बिल्कुल डिफरेंट है। तो TTP और हमास का कोई कंपैरिजन नहीं था, वो बुनियादी तौर पर कंपैरिजन इजरायली आर्मी की स्ट्रेटजीज पर था और पाकिस्तान आर्म फोर्सेस की स्ट्रेटजीज पर था। सो उस तमाम पॉइंट पर मैंने ये बात क्लियर की थी कि इसे मजहबी रंग देने की बजाय या एक दूसरे के कॉन्फ्लिक्ट के तौर पर लेने की बजाय इसे इन्फॉर्मेटिव पर्पस के तौर पर लेना चाहिए ताकि हम इससे कुछ सीख सकें। बहरहाल उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई तो इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।